हम लोग पढ़ रहे थे एक खास सेगमेंट जिसको आप मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बोलते हो, ठीक है ना। मैं एक बार थोड़ी सी बात करूंगा इसके बारे में। विश्व स्तर पर इसका जो इतिहास रहा है उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। यानी कि 1215 में विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनके द्वारा मूल अधिकारों की घोषणा की गई और उन मूल अधिकारों को महाधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मैग्ना कार्टा कह सकते हैं। उसके बाद में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो भी किसको लेके हुई थी, अधिकारों को लेके हुई थी। इसके बाद साइलेंट कर लो भाई, मैंने भी कर लिया है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद अगर बात करें विश्व स्तर पर तो अमेरिका ने भी अपने संविधान में मूल अधिकारों को जो है वो कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है। कहां से लिया, सॉरी, अमेरिका ने भी अपने मूल संविधान में मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया था, लेकिन 1791 में संविधान संशोधन करके उसको अपने संविधान में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, जिसको अपन बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से। हमारे पेपर में कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार कहां से प्रेरित है। तो कहां से प्रेरित है हमारे संविधान में मूल अधिकार है, अमेरिका के संविधान से। कहां से प्रेरित है, हमने देख लिया है कि मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में है, भाग 3 में है, ठीक है। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद कौन से में है तो आपको बताना है अनुच्छेद 1, 2, 3 और 5। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किसका उल्लेख किया गया है, मूल अधिकारों का उल्लेख है। आपको हर हालत में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आने चाहिए। फिर भी बता दूं आपको 14 से लेकर 32 तक तो आना ही चाहिए हर हालत में। कहां से कहां तक, 14 से 32 तक। 12-13 भी आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है क्यों नहीं आना चाहिए, खास है वो भी बताऊंगा मैं। दूसरी बात, इनका स्रोत भारत के संविधान में कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, ये हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से। याद करो जब मैंने संविधान के स्रोत पढ़ाए थे और मैंने लिखाया था अमेरिका से लिए गए या अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो उनमें से क्या थे, एक शामिल मूल अधिकार थे। मूल अधिकार को अपन और क्या बोल सकते हैं कि इनको कहां से लिया गया है, बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से इनको क्या किया गया है, संविधान में शामिल किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे संविधान में मूल अधिकार परिभाषित है या अपरिभाषित है, मूल अधिकार परिभाषित है या अपरिभाषित है, बता रखा है ना। तो मूल अधिकार क्या है, अपरिभाषित है। मूल अधिकार क्या है, जब जब इनकी जरूरत पड़ती है तब तब सर्वोच्च न्यायालय इनकी क्या करता है, व्याख्या करता है। क्या करता है, व्याख्या। मूल अधिकारों की व्याख्या अर्थात संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। कौन कर सकती है, संसद कर सकती है क्या, नहीं कर सकती, ध्यान रखना है। कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। और इनके संबंध में कानून या संशोधन कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। अब ये देखो ढंग से इन चीजों को कि क्या है मूल अधिकार। मूल अधिकारों के ये इतना, और मूल संविधान में आपसे पूछे तो कितना थे, कितने थे मूल संविधान में, कितने थे मूल अधिकार, कितने थे, और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं। और सातवां जो संपत्ति का अधिकार था, कौन सा, संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले कहां हुआ करता था, अनुच्छेद 31, और इसका थोड़ा सा पार्ट कहां पड़ता है, अनुच्छेद 19(1)(6) में पड़ता है। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, एक संविधान में संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और इसके तहत इसको क्या कर दिया गया, हटाया। यहां से तो हटाया, लेकिन संविधान में कैसा अधिकार बना दिया गया, इसको कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया, जो वर्तमान में संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में है। कहां पर है, अनुच्छेद 300 क में।
ये इतना आपको मुख्य मुख्य रूप से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें तो आप लोगों को मैं लिखा रखी है, स्रोत लिखना है, लिखो स्रोत। स्रोत में लिखना है मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, प्रेरित है। अगली बात, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अपरिभाषित बनाया गया है, अपरिभाषित बनाया गया है। अपरिभाषित बनाया गया है। ठीक है, अगली बात अब अपन पढ़ते हैं। देखो, मूल अधिकार जिनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 है। सबसे पहले है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 किसकी बात करता है? राज्य की परिभाषा। किसकी बात करता है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य की कैसी परिभाषा बताता है? राज्य किसे कहेंगे? ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर संसद व विधायी कार्य, संसद व संसद के कैसे कार्य? विधायी कार्य हो, वहां पर संसद हो जो उस क्षेत्र में विधायी कार्य करती हो। दूसरा, राज्य उसे कहेंगे जिसमें क्या हो? विधान मंडल हो वह उसके विधायी कार्य। यहां पर ज्यादा ठीक रहेगा उसके विधायी कार्य। फिर और बात करें अपन स्थानीय स्वशासन के पराधिकारी। स्थानीय स्वशासन के पराधिकारी उसमें हो और वह अन्य पराधिकारी। ये सारा कुछ जिस क्षेत्र में संपन्न होता हुआ हो ना, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। अनुच्छेद 12 किसकी परिभाषा देता है? राज्य की परिभाषा। याद रखना, जैसी परिभाषा अनुच्छेद 12 में है ना, वो वैसी परिभाषा आप पढ़ोगे अनुच्छेद 36 में। किसमें पढ़ोगे? अनुच्छेद 36 में। और ध्यान रखना, वैसी परिभाषा आप पढ़ोगे अनुच्छेद 152 में। कहां पर पढ़ोगे? अनुच्छेद 152 में राज्यों की सरकार के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? राज्यों की सरकार के बारे में। ठीक है, फिर बात करें अगला अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 इंपॉर्टेंट है। क्या है अनुच्छेद 13? इंपॉर्टेंट। कैसे? अनुच्छेद 13 को, इस अनुच्छेद को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। सजग
प्रहरी बनाया गया है। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करता हो या मूल अधिकारों को सीमित करता हो या मूल अधिकारों से असंगत हो। तीन शब्द बोले मैंने, जो मूल अधिकारों को क्या करता हो, कम करता हो, जो मूल अधिकारों को सीमित करता हो, जो मूल अधिकारों से क्या हो, सीमित हो। इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार की शक्ति जो न्यायालय के पास अगर होगी तो न्यायालय उस विधि को क्या कर देगा, शून्य घोषित कर देगा, उस विधि को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। और न्यायालय की ऐसी शक्ति क्या कहलाती है, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। क्या कहलाती है, मतलब इस प्रकार क्या हुआ, राज्य ऐसा कोई कानून या विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को सीमित करता हो या मूल अधिकारों से क्या हो, असंगत हो। अर्थात कह सकते हैं कि अनुच्छेद, अच्छा, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करता हो, और ऐसे कानून को शून्य घोषित कौन कर देगा, न्यायालय घोषित कर देगा। ठीक है ना, ऐसी विधि को न्यायालय शून्य घोषित कर देता है। और ऐसी शक्ति न्यायालय की क्या कहलाती है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। अब अनुच्छेद 4 को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। उसको देखते हैं अपन, 4 भाग क्या हैं। देखो, सबसे पहले तो है अनुच्छेद 13(1). अनुच्छेद 13(1) ये कहता है कि ऐसा कोई कानून जो संविधान लागू होने से पहले प्रभावी था और संविधान लागू होने के बाद वो संविधान में जो मूल अधिकार है उनको क्या करता हो, कम करता हो, तो वो कानून क्या हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। मतलब ऐसी विधि जो संविधान लागू होने से पहले प्रभावी हो और बाद में मूल अधिकारों को कम करती हो, मूल अधिकारों को शून्य घोषित करती हो, कह सकते हो कम करती हो, सीमित करती हो, मूल अधिकारों को सीमित करती हो। तो क्या होगा, वो जो विधि है जो पहले से लागू थी, विधि यहां पर शब्द बार बार मैं काम में ले रहा हूं। विधि का मतलब क्या है, कानून है एक तरीके का। क्या है, एक तरीके का कानून है। विधि की परिभाषा भी समझाई गई है अनुच्छेद 13(3) में, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ऐसी विधि जो संविधान लागू होने से पहले क्या थी, प्रभाव में थी, और संविधान लागू होने के बाद वो मूल अधिकारों को क्या करती है, कम करती है। तो इस स्थिति में मूल अधिकार शून्य नहीं होंगे, वो विधि क्या हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी। हो तो विधि क्या हो जाएगी, शून्य घोषित या शून्य हो जाएगी। सीधा लिख दो, सीधा ही शून्य हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको। मान लो देश लागू होने से, संविधान लागू होने से पहले बहुत सारे कानून थे भारत में प्रभावी, और वो कानून, जिन कानूनों को अपने रख लिया ऐसे कैसे, और आगे चलकर वो कानून अगर मूल अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, कम करने का प्रयास करते हैं,
तो वो कानून समाप्त हो जाएगा, मूल अधिकारों में कोई चेंज नहीं होगा। ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है। अनुच्छेद 13(2) बड़ा ही अच्छा। अच्छा, इसको कई बार ये कह देते हैं भूतलक, इसको बोल देते हैं कई बार, इसमें एक शब्द यूज ले लेते हैं, भूतलक्षी विधि शून्य घोषित होगी। भूतलक्षी, भूत मतलब पहले की बात है, इसमें कई बार एक शब्द का उपयोग ले लेते हैं, भूतलक्षी विधि क्या हो जाएगी? शून्य। ये संविधान की भाषा है, प्रॉपर तरीके से याद रखनी है आप लोगों को। देखो जो शब्द समझ में नहीं आए तो वो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन याद ये चीजें आपको इस तरीके से रखनी होगी। 13(2) ये कहता है, ये तो बात होगी संविधान लागू होने से पहले की, और 13(2) ये कहता है कि संविधान लागू होने के बाद अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों को क्या करता हो? सीमित करता हो, तो वो कानून क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद ऐसी विधि जो मूल अधिकारों को क्या करती हो? कम करती हो, मूल अधिकारों को कम करती हो, तो वह विधि शून्य घोषित हो जाएगी। मूल अधिकार शून्य घोषित नहीं होंगे। समझ में आई बात? यही तो सबसे बड़ी बात है। ऐसी विधि जो संविधान लागू होने से पहले प्रभावी थी, और ये संविधान लागू होने के बाद ऐसी विधि कोई संसद ने बना ली। रात दिन का फर्क है, स्पष्ट पता चल रहा है ना? अरे चीजें समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो। आपके चेहरों से ऐसे लग रहा है कि चीजें कुछ अलग हो रही है आज, या चेहरे ही ऐसे बने हुए हैं? कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो। अरे बहुत सारे कानून संविधान लागू होने से पहले प्रभाव में थे। भारत शासन अधिनियम 1935 था कि नहीं था? अरे था ना। तो उसमें ऐसा कोई कानून जो मूल अधिकारों को क्या करता हो? कम करता हो, वो क्या हो जाएगा? अब सुनो, थोड़ी सी एक बात, दो बात कर लेता हूं। एक तो है आच्छादन का सिद्धांत। अच्छा, आच्छादन, ओवरलैप कौन बता सकता है? ओवरलैप का मतलब क्या होता है? आच्छादन समझते हो क्या? आच्छादन का मतलब क्या होता है? क्या? ओवरलैप। शाबाश, यही बात है। लाइन नहीं, मान लो फॉर एग्जाम्पल, हाँ सही बात है, आपने सही कहा है। जैसे मान लो ये पेज है, क्या है? ये पेज है, और ये जो पेज है इसके ऊपर ये पेज आ जाए पूरा पूरा, जो इसको ढक लेते ना, जो इसको ढक लेता है, ऐसे कैसे? ऐसे ढक लेता है इसको। अब ये इसको ओवरलैप कर लिया, इसने इसको क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया। कौन से? पहले वाले पेपर को। सुनो, ये मूल अधिकार है। क्या है ये? ऐसा समझो, ये क्या है और ये क्या है? संसद ने कोई कानून बना लिया जो मूल अधिकारों को क्या कर ले? ओवरलैप कर ले। तो उस स्थिति में मूल अधिकारों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये कानून क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा। इसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। एक और अच्छी बात बताऊं आपको, ग्रहण के बारे में जानते हो? ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्यों होता है? क्योंकि तीन चीजें होती है। कितनी चीजें होती है? यहां तो हो गया सूर्य, यहां हो गया मून, और यहां हो गया अर्थ। अब ग्रहण किसके लगा है? सूर्य की लगा है। किसके लगा है? सूर्य के। क्योंकि सूर्य पृथ्वी से क्या नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सूर्य ग्रहण है। कैसा ग्रहण है?
सूर्य। यानी कि जब इसके बीच में ये आ जाए तब इस स्थिति में क्या होगा, अब ये स्थिति ग्रहण की स्थिति बन रही है ना, ओवरलैप हो रहा है ना। कौन ओवरलैप हो रहा है, ये चंद्रमा आगे आ गया है पृथ्वी के, और पृथ्वी को ओवरलैप कौन कर रहा है, अंधेरा हो जाता है ना कई बार। अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाए तो अंधेरा हो सकता है ना। तो ये इसको एक चीज और खास और बताऊं मैं आपको, यहां पर देखो, इसको आच्छादन को क्या बोलते हैं, ग्रहण का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। समझ गए अब तो बात को। अरे कोई ये मूल अधिकार है और कोई कानून बनाया जो मूल अधिकारों को क्या करता हो, कम हो, तो ये मूल अधिकारों को ओवरलैप करता है, लेकिन इससे मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो विधि ओवरलैप हो जाएगी जो मूल अधिकारों क्या कर रही थी, ओवरलैप कर रही थी। प्रभाव किसका रहेगा, मूल अधिकारों का रहेगा। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, एक सिद्धांत और है जिसको पृथक्करण का सिद्धांत बोलते हैं। पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब है कि ऐसा कोई कानून बनाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई कानून बनाया, उस कानून में मान लो 10 धाराएं थी। कितनी धारा थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोली ले ली, ठीक है ना। कितनी धाराएं थी, 10 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी, अब ये कानून बना तो लिया और इसमें धाराएं कितनी हैं, 10 हैं। और इन 10 धाराओं में धारा 3, धारा 6 और धारा 9, ये तीनों मिलकर क्या कर रही हैं, मूल अधिकारों को कम कर रही है। क्या कर रही है, तो उस स्थिति में उस विधि से वो धाराएं पृथक हो जाएंगी जो मूल अधिकारों को क्या करती हो, कम करती होगी। संपूर्ण विधि समाप्त नहीं होगी। समझ में आ गई बात। पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है, फिर से बता रहा हूं। अगर संसद ने कोई विधि बनाई और उस विधि की कुछ धाराएं अगर मूल अधिकारों को कम करती है, तो जो धाराएं मूल अधिकारों को कम करती है वो धाराएं इस विधि से पृथक हो जाएंगी, संपूर्ण विधि शून्य नहीं होगी। तीसरी बात एक और याद कर लो, अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत क्या कहता है कि आप मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकते। मूल अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में नहीं त्याग सकते। कल कहा था ना मैंने, कल बताई थी ना। हाँ, आपसे कोर्ट अगर पूछे, आप सरकार को ये कह दो मुझे नहीं चाहिए आपके अधिकार, आप हम पर अधिकार दे के कोई एहसान नहीं कर रहे, मुझे ऐसा एहसान नहीं चाहिए, आप अपने अधिकार अपने पास रखो। क्या ऐसा हो सकता है क्या। अधित्याग का सिद्धांत ये कहता है कि आप मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकते। चीजें समझ में आ रही है क्या। अब बार बार में एक शब्द आ रहा है, ये विधि विधि, ये क्या है विधि। इस विधि को समझते हैं, चंद्र ग्रहण आ गया, सूर्य ग्रहण आ गया क्या, इस विधि को समझते हैं। अनुच्छेद 13(3) ये किसकी परिभाषा है, विधि की परिभाषा है। किसकी परिभाषा बताता है, विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा देख लो, गौर से सुन लो। विधि की परिभाषा क्या है, सबसे पहली बात, संसद व विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून, कोमा। अच्छा, कानून संसद बना सकती है, विधानसभा भी बना सकती है। इसके साथ साथ कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है क्या, शाबाश है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या जारी कर सकते हैं, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, उपविधि, ये सारा कुछ कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति। क्या अकेले राष्ट्रपति करते हैं क्या, राज्यपाल भी कर सकता है क्या। राष्ट्रपति व राज्यपाल के द्वारा जारी, राष्ट्रपति व राज्यपाल के द्वारा जारी आदेश, अध्यादेश,
अधिसूचना, नियम, उपनियम, विनियम, उपविधि और ऐसी कोई रूढ़ि या प्रथा जो कानून को प्रभावी बनाती हो, वो किस श्रेणी में रखी जाएगी? विधि की श्रेणी में रखी जाएगी। किस श्रेणी में रखी जाएगी? विधि की श्रेणी में रखी जाएगी। मेरे हिसाब से इतना लिख लेना चाहिए, फिर आगे एक बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी। क्या संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल है? क्या संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल है क्या? शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार का मामला 1951 में आता है। किसका मामला? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला, भारत सरकार का मामला, और ये मामला 1950 में आता है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में संशोधन नहीं किया, मूल अधिकारों में या संविधान संशोधन जो है वो विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। अर्थात मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि मूल अधिकारों के संबंध में तो कोई कानून ही नहीं बनाना, ऐसी कोई विधि नहीं बनानी जो मूल अधिकारों को क्या करती हो? कम करती हो। भाई यहां पर मैंने कहीं पर भी संविधान संशोधन लिखा है क्या? नहीं लिखा। और ये सारा किसकी परिभाषा में आता है? विधि की परिभाषा में। और समस्या कौन कर रही है? विधि तो कर रही है। ऐसी कोई विधि नहीं बनेगी जो मूल अधिकारों को कम करती हो, ऐसी कोई विधि जो पहले से लागू नहीं हो जो मूल अधिकारों को क्या करती हो? कम करती हो। लेकिन संविधान में संशोधन तो किया ही जा सकता है, संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों में संशोधन तो किया ही जा सकता है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, शंकरी प्रसाद के मामले में कहा कि जो संविधान संशोधन है वो विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। फिर एक मामला आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, और ये मामला कब आता है? 1965 में। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान स्टेट का जो मामला था, इसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन अर्थात मूल अधिकारों में संशोधन करके परिवर्तन किया जा सकता है। फिर आप लोगों को पता होगा इसके बाद में एक मामला आया था जिसको आप गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले के नाम से जानते हो, और वो मामला 1967 का मामला था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया कि मूल अधिकारों में क्या नहीं किया जा सकता? संशोधन नहीं किया जा सकता। अर्थात संसद कोई भी संशोधन करके मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती। ऐसा इस मामले में हुआ था। ध्यान रखना, इसी के तहत आगे चलकर एक संविधान में संशोधन भी किया गया था, 1971 में हुआ था, वो 24वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन होता है? 24वां संविधान संशोधन। और 24वां जो संविधान संशोधन है 1971 में हुआ, और इसके तहत अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? 13(4). और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। अब संविधान संशोधन जब विधि की परिभाषा में शामिल ही नहीं है तो संविधान में यथार्थ मूल अधिकारों में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। ये चीज समझ में आई या ना आई? ये बताओ। नहीं। अब देखो, आप लोगों को स्पष्ट रूप से कहा गया है यहां पर कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को क्या करती हो? कम। ये दिक्कत कौन कर रही है? विधि कर रही है। अब विधि की परिभाषा में देखें तो यहां कहीं पर भी लिखा हुआ है क्या संविधान संशोधन? तो संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है ना? किया तो केवल विधि बना के नहीं जा सकता,
और विधि में क्या क्या, संसद या विधानमंडल कोई कानून बना के मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती। दूसरी बात, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश है, आदेश है, अधिसूचना है, नियम है, उपनियम है, विनियम है, उपविधि है, ऐसी कोई रूढ़ी जो कानून को प्रभावी करती हो, ये सारा कुछ करके क्या मूल अधिकारों को कम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो संविधान संशोधन इसमें है क्या? तो संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, संविधान संशोधन करके ही तो आपका 7वां संविधान जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या किया गया? कम। कारण क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा गया इसमें कि संविधान संशोधन विधि में शामिल है संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में, विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। समझ गए बात को? और साथ में यह भी कहा गया इसी संशोधन में कि साथ में यह भी कहा गया इस संशोधन में कि संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। यानी संविधान संशोधन जो विधेयक होगा वो यदि संसद से पारित हो गया तो राष्ट्रपति को उस पर क्या देनी पड़ेगी? हर हालत में अनुमति देनी पड़ेगी। तो यहां पर यह भी लिख देना, संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने से राष्ट्रपति इनकार नहीं कर सकता है। ये भी बात है। फिर आप लोगों को पता होगा एक बहुत बड़ा वाद आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। आपको दूसरी बार तीसरी बार बता रहा हूं। ये केशवानंद भारती का जो मामला था, भारती बनाम केरल राज्य, वास्तव में ये 24 अप्रैल 1973 को इसकी क्या हुई थी? निर्णय आया था कोर्ट का। और कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि संविधान में कहीं पर भी क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, बस शर्त है कि संविधान का मूलभूत ढांचा क्या नहीं होना चाहिए? प्रभावित नहीं होना चाहिए। संविधान की जो मूल बात है ना, मूल भावना है ना, उसको क्या नहीं पहुंचनी चाहिए? ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अब फिर से मैं बता रहा हूं, समझना इस बात को, वापस बता रहा हूं, वापस आओ अपने मुद्दे पर। मूल अधिकार ये है, ये सारे प्रोविजन है जिसमें भाग 3 में 12 से 35 के बीच में इनका उल्लेख किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और संविधान में कैसे हैं? अपरिभाषित है। मूल संविधान में कितने थे? 7, और वर्तमान में कितने हैं? 6। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 और 19 एक 6 में था, 44 में संविधान संशोधन के द्वारा उसको क्या कर दिया गया? निरसित किया गया, या यहां से निकालकर कहां रखा गया? संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 में। फिर हमने राज्य की परिभाषा देखी। राज्य की परिभाषा में संसद व उसके विधायी कार्य जहां पर संपन्न होगी वो राज्य है। विधानसभा या विधानमंडल व उसके विधान के जो कार्य हैं जहां संपन्न होंगे वो राज्य है। स्थानीय स्वशासन के प्राधिकारी जहां पर हैं वो राज्य है। वह अन्य प्राधिकारी जो काम करते हैं वो क्षेत्र क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। फिर अनुच्छेद 13 में ये कहा गया, अनुच्छेद 13 जो है वो मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। आपको ध्यान रखना है कि इसको क्या किया गया है? मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। और इसमें कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को क्या करता हो? सीमित करता हो या इनसे असंगत हो। और ऐसी विधि न्यायालय के द्वारा क्या घोषित की जा सकती है? शून्य। और ऐसी कार्य को न्यायालय का कैसा कार्य कहलाता है? न्यायिक पुनरावृत्ति। फिर हमने देखा अनुच्छेद 13 एक ऐसी विधि जो संविधान लागू, बात किसकी हो रही है? लागू होने से पहले की। अगर वो मूल अधिकारों को सीमित करती है तो उस विधि को क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। और ये कह रहे हैं कि संविधान लागू होने के बाद ऐसी कोई विधि बनती है और यदि फिर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो ऐसी विधि को राज्य क्या कर सकता है? शून्य घोषित कर सकते हैं। इसमें 3 सिद्धांत, 2 सिद्धांत भी दिए गए। एक आच्छादन का सिद्धांत, मतलब ऐसी विधि जो पूर्ण रूप से क्या करती हो? मूल अधिकारों का ओवरलैप या आच्छादन करती हो तो ऐसी विधि को क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा।
और दूसरा पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई कानून ऐसा बनाया गया, ऐसी विधि बनाई गई जो जिसकी कुछ धाराएं मूल अधिकारों को क्या करती हो, कम करती हो, तो वो पूरी विधि जो है वो शून्य नहीं होगी, उससे वो धाराएं पृथक हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, जो मूल अधिकारों को क्या करती हो, कम करती हो। और त्याग का सिद्धांत ये कहता है कि आप मूल अधिकारों को क्या नहीं कर सकते, त्याग नहीं सकते। फिर 13(3) में विधि की परिभाषा में ये सारी चीजें शामिल हैं कि इन दोनों के द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा जारी आदेश हो सकता है, अध्यादेश हो सकता है, अधिसूचना, नियम, उपनियम, विनियम, उपविधि और ऐसी कोई रूढ़ि या प्रथा जो कानून को प्रभावी बनाती हो, वो सारी किसमें शामिल होगी, विधि की परिभाषा में शामिल होंगी। साथ में कुछ मामले बता रखे हैं शंकरी प्रसाद वाला, जो ये बताते हैं कि क्या संविधान संशोधन या संविधान में संशोधन करने वाला जो विधेयक है या संविधान संशोधन जो है वो विधि की परिभाषा में शामिल है क्या। तो अंतिम रूप से कंक्लूज ये निकलता है कि वो संविधान उसमें विधि की परिभाषा में शामिल नहीं। अर्थात मूल अधिकारों में संशोधन करके उनमें परिवर्तन किया जा सकता है और साधारण विधि से उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये इतना अपन लिख लेते हैं थोड़ा।